तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो टॉपिक सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हम, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि फ्रांस में कैसे जो रेवोल्यूशन है वो आउटब्रेक हुआ, ठीक है जी, कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे क्या है, लुई 16 ने क्या किया जी, 5 मई 1789 को कॉल्ड अ मीटिंग, स्टेट जनरल मीटिंग, ठीक है जी। स्टेट जनरल मीटिंग है जो उसने कॉल की। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो ट्रेजरी थी फ्रांस की वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी, इम्प्टी हो चुकी थी। तो ट्रेजरी को कैसे भरना है, मनी इनकम कैसे बढ़ानी है, तो इससे रिलेटेड है जो डिस्कशन है उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग में करनी थी, ठीक है जी। ये स्टेट जनरल की मीटिंग इससे पहले है जो 1614 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। बस लुई 16 जब 1774 में उस पर बैठा, गद्दी में ताजपोशी हुई उसकी, उसके बाद जब उसने ये प्रॉब्लम्स फेस की, ट्रेजरी इम्पटी की, तो उसके बाद उसने 5 मई 1789 को है जो मीटिंग कॉल की स्टेट जनरल, ठीक है जी। स्टेट जनरल की मीटिंग कैसे होती थी? स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या होता था स्टूडेंट्स, उसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वो आते थे, ठीक है जी। फर्स्ट के भी, सेकंड के भी और थर्ड स्टेट के भी। अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो बैठते थे एक दूसरे के सामने, देवर सिटिंग फ्रंट ईच अदर। बट जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे दे आर स्टैंडिंग पोजीशन बैक साइड ऑफ द स्टेज, ठीक है जी। जो उनकी बैक साइड पे जो स्टेज वगैरह होती थी वहाँ पे वो खड़े रहते थे, उनको बैठने की परमिशन नहीं होती थी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है जी, जो थर्ड स्टेट के ऊपर और ज़्यादा टैक्सेस हैं बढ़ाने का जो प्रपोजल है जो वो रखा गया कि हमारा इम्पटी ट्रेजरी हो चुका है, हमारा ट्रेजरी है जो इम्पटी हो चुका है, और हमने क्या करना है जी, इसको भरने के लिए जी टैक्स इंक्रीज़ करने हैं, ये प्रपोजल रखा गया और टैक्स बढ़ा दिए गए। और टैक्स किसने देने थे? थर्ड स्टेट ने। थर्ड स्टेट ने इसका जो है विरोध किया कि हम इसमें एग्री नहीं। बट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है जो उन्होंने इसके ऊपर साइन कर दिए और ये प्रपोजल पास हो गया। जो थर्ड स्टेट के मेंबर हैं उनकी राय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी स्टेट जनरल की मीटिंग में, और वो जो थर्ड स्टेट के पर्सन हैं वो अपने साथ 40,000 है जो लेटर लेके आए थे। वो क्यों लेके आए थे? इसमें उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी थी कि हमें राइटिंग टू वोट चाहिए, कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हमें भी बराबरता चाहिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को है हमें भी ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बट उनके लीडर्स उनकी डिमांड को बिल्कुल से नकार दिया गया, कि इनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी कोई डिमांड नहीं मानी गई, ठीक है जी। टैक्स इंक्रीजिंग का जो प्रपोजल था वो पास हो गया और टैक्स और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए, बढ़ा दिए गए, ठीक है जी। बट इसका विरोध करते हुए थर्ड स्टेट ने वहाँ से वॉकआउट कर दिया। थर्ड स्टेट वहाँ पे नहीं बैठी, उनके जो पर्सन हैं वो वहाँ पे उठ गए, वहाँ से चले गए और उन्होंने नेशनल असेंबली है जो डिक्लेयर कर दी। नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी। और नेशनल असेंबली क्या थी? अब थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं जो उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली क्या करेगी? अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी अपना, ठीक है जी, जिसमें किन का रूल है जो वो नहीं होगा। इट मीन्स अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया थर्ड स्टेट के मेंबर ने, ठीक है जी। अब थर्ड स्टेट के मेंबर थे नेशनल असेंबली बिजी टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन 1791। इट मीन्स 1791 तक है जो नेशनल असेंबली है वो बिजी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है जी। उन्होंने वहाँ से मीटिंग से बाइकआउट कर दिया था। अब वो उन्होंने क्या सोचा कि हम नेशनल असेंबली है जो बनाएंगे और नेशनल असेंबली है जो वो अपनी खुद की गवर्नमेंट है जो बनाएंगे, लीड की, ठीक है जी। अब नेशनल असेंबली को किसने लीड किया? वहाँ पे दो लीडर थे हमारे पास, एक था मेराव्यू और दूसरा था एबेसी। मेराव्यू एंड एबेसी दोज वर द लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये दोनों क्या थे? लीडर थे नेशनल असेंबली के। मेराव्यू बिलोंग टू द नोबल क्लास, नोबेलिटी, सेकंड स्टेट से बिलोंग करता था मेराव्यू। एंड एबेसी ही वाज बिलोंग टू द फर्स्ट स्टेट, यानी कि क्लचरी क्लास प्रिस्ट था, ये प्रोफेशनली प्रिस्ट था ये, ठीक है। इसमें इट मीन्स के फादर वगैरह था चर्च में, और ये मेरा व्यू था नोबल क्लास का। इन दोनों ने लीड किया नेशनल असेंबली को। ये दोनों कहते थे कि राइट्स हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए सभी में, कोई भी फर्स्ट स्टेट कोई भी सेकंड स्टेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और इन्हों दोनों ने मिलकर है नेशनल असेंबली की स्थापना की और नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाना शुरू कर दिया,
ठीक है जी। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे तो वो इंसिडेंट हुआ 14 जो हमने पढ़ा था कि 1789 में 14 जुलाई को 14 जुलाई 1789 में जो वेस्ले पैलेस था उसको जला दिया लोगों ने, इकट्ठे लोगों ने। इट मीन्स वहाँ से जो रेवोल्यूशन है जो स्टार्ट हो चुकी थी, और वहाँ से चलती हुई जो रेवोल्यूशन है पूरे ऑल ओवर फ्रांस में फैल गई। ठीक है जी। जो क्लास थे, जो मैन्योर्स मीन जो कैसल वगैरह थे, उनको जलाना शुरू कर दिया लोगों ने, वहाँ पे तोड़ना शुरू कर दिया। और जो वहाँ पे कैसल में रहने वाले लोग थे उन्होंने नेबरिंग कंट्री में जाना शुरू कर दिया, वहाँ से देश को छोड़ के वो दूसरी कंट्री में जाना शुरू कर दिया। इट मीन्स के पूरे फ्रांस में रेवोल्यूशन हो चुकी थी, क्रांति आ चुकी थी, लोग लड़ रहे थे किसके लिए, अपने राइट्स के लिए, और नेशनल असेंबली है जो उनको लीड कर रही थी। इट मीन्स फ्रांस में आउटब्रेक हो चुका था रेवोल्यूशन का। ठीक है जी। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये आउटब्रेक कैसे हुई। मैं एक बार से फिर दोबारा से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि फ्रांस में ट्रेजरी इम्पटी होने के बाद लुई 16 ने क्या स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा में मीटिंग्स होती हैं, संसद में मीटिंग होती है, वैसे ही वहाँ पे स्टेट जनरल की मीटिंग होती है। तो स्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों सेक्शन के यानी 3 स्टेट्स के मेंबर आते थे, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड स्टेट के। वहाँ पे डिस्कशन होता था कोई भी इशू को लेकर। और लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई थी? क्योंकि उसने ये करना था कि कैसे फ्रांस की ट्रेजरी को भरा जाए, खजाने को, खाली खजाने को कैसे दोबारा से रिव्यू किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे डिस्कशन किया और टैक्स इंक्रीजिंग का प्रपोजल जो किंग ने रखा कि टैक्स इंक्रीज़ कर देते हैं, और टैक्स इंक्रीज़ हो गए, वो प्रपोजल पास हो गया। बट थर्ड स्टेट इसके लिए एग्री नहीं था। थर्ड स्टेट वहाँ से वॉकआउट कर जाता है, बाइकआउट कर देता है उसका, और वहाँ पे से निकल के वो नेशनल असेंबली की जो स्थापना इस्टेब्लिशमेंट करता है, और नेशनल असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हो जाती है कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सभी को राइट्स मिलेंगे। और नेशनल असेंबली को लीड करने वाले पर्सन कौन थे? मीराबी और हैप्पी सिंह। क्या ये लीडर है, दूसरा द लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे रेवोल्यूशन है जो ऑल ओवर फ्रांस में फैल चुकी थी। 14 जुलाई 1789 से स्टॉर्मिंग ऑफ वेस्ले पैलेस, उसके बाद ऑल ओवर फ्रांस में जो रेवोल्यूशन है वो स्प्रेड हो चुकी है। ठीक है जी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि अब किंग है जो किंग को पता था, उनको ये बात रियलाइज थी कि रेवोल्यूशन अब फैल चुकी है, क्रांति फैल चुकी है, तो अब लोग रुकेंगे नहीं। तो किंग ने क्या किया? किंग ने लास्ट में एग्री होना पड़ा नेशनल असेंबली के साथ। ही वाज एग्री विद द नेशनल असेंबली फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है जी। तो 1791 में क्या हुआ जी? फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है जी। तो 1791 में क्या हुआ? जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो बन गया। ठीक है जी। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, मोनार्की थी, इट मीन्स मोनार्की रहेगी, बट वहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। तो मोनार्की किसके हिसाब से चलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? नेशनल असेंबली ने बनाया। इट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रूल है वो काफ़ी हद तक है जो वो नेशनल असेंबली करेगी। ठीक है जी। अब जो उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी गवर्नमेंट मेड बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स गवर्नमेंट किसके बेस के ऊपर बनेगी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लाइक रूसो फिलॉसफी। ठीक है जी। रूसो ने दी थी फिलॉसफी कौन सी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉमन पीपल, बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। जिसमें लोगों और रिप्रेजेंटेटिव के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बेस पे गवर्नमेंट है जो बननी चाहिए। बट गवर्नमेंट कैसे बनाई गई? अकॉर्डिंग टू द मॉन्टेस्क्यू। इट मीन्स गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू द 3 ऑर्गन्स। ठीक है जी। 3 ऑर्गन्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, उसके बेस के ऊपर है जो गवर्नमेंट बनाएगी। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बेस के ऊपर चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा 3 ऑर्गन्स के बेस के ऊपर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे? इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है जी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी प्रोविज़न रखेगी जिसके अकॉर्डिंग है जो अब फ्रांस में है जो वर्क चलेगा, फ्रांस में काम चलेगा।
ठीक है जी। उसमें देखिए क्या था स्टूडेंट्स, जो लेजिस्लेचर है वो नेशनल असेंबली की होगी, लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। एग्जीक्यूशन कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव किंग होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव किसके पास होगी, किंग के पास होगी। और जुडिशरी में जज होगा, वो भी वोट के थ्रू है जो इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है डिवीज़न हुई। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक्टिव और पैसिव सिटीजन भी होंगे, ठीक है जी। एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन होंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट को बनाने में, ठीक है जी। इट मीन्स इनकी पार्टिसिपेशन है जो होगी। और पैसिव सिटीजन में क्या होगा, जिनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, वो कौन होंगे, पैसिव सिटीजन होंगे, पैसिव सिटीजन। एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है जी, एक्टिव सिटीजन्स कौन है, जिनकी एज 25 ईयर एज हो चुकी है कंप्लीट, और वो अपनी इनकम का 3 डेज का वेज है जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो कौन होंगे जी, एक्टिव सिटीजन्स। और एक्टिव सिटीजन्स को राइट होगा वोट का, ठीक है जी। 25 ईयर एज कंप्लीट कर लेंगे और 3 डेज का वेज है जो अपना गवर्नमेंट को देंगे। दोज वर कैटेगराइज एज अ एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है जी। वो एक्टिव सिटीजन है, दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस, वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नमेंट को मेड करने में, गवर्नमेंट को बनाने में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि पैसिव सिटीजन कौन है, ठीक है जी। पैसिव सिटीजन्स वो हैं जिनकी एज भी कम है, ठीक है जी, 25 ईयर्स की एज नहीं है, वो पैसिव है। प्लस अगर वो वेज भी नहीं दे रहे तो भी वो पैसिव हैं। और जो चिल्ड्रन है और वुमेन है वो भी पैसिव सिटीजन है। इट मीन्स उनको राइट नहीं है वोटिंग में, इलेक्शंस में कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेटिव करने में, कैंडिडेट को बनाने में, इसको इलेक्ट करने में उनका रोल नहीं है। वो कौन से सिटीजन हैं, वो पैसिव सिटीजन, ठीक है जी। एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन हैं जो रखेंगे, ऐसे गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है जी। 3 ऑर्गन्स में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये 3 ऑर्गन्स होंगे गवर्नमेंट के, ठीक है जी। लेजिस्लेचर इलेक्ट होगी और एग्जीक्यूटिव किंग होगा, किंग पार्टिसिपेट करेगा एग्जीक्यूशन में, और जुडिशरी अभी वोटिंग के थ्रू होगी। तो ऐसे गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और उसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन भी होंगे। जो एक्टिव है वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, गवर्नमेंट को मीट करने में, पैसिव नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये थी 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो बनी फ्रांस में, ठीक है जी। कब बनी वो, 1791 में, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक सेकेंड, ठीक है जी। इसमें आउटब्रेक रेवोल्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैसे बनी उसके बारे में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। थैंक यू।